हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कुमार रमन है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है। हमारे पास ऑप्शन है 15, 16, 25 और 24। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं यानी उच्च न्यायालय हैं। 2019 से पहले जो भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या थी वो 24 थी। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश में 25वां उच्च न्यायालय का निर्माण किया गया। और इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, भारत में पहला जो उच्च न्यायालय है वो कब स्थापित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 2 जुलाई 1862। याद रखेंगे, कोलकाता उच्च न्यायालय का स्थापना 2 जुलाई 1862 को हुआ था। संविधान का अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, यानी एवरेस्ट पे पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। हमारे पास ऑप्शन है बछेंद्री पाल, संतोष यादव, जुनको तेबई, रेखा देशपांडे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बेंद्रीपाल। याद रखेंगे, एवरेस्ट पे पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बेंद्रीपाल हैं। और बेंद्रीपाल का जो जन्म हुआ था वो 24 मई 1954 को हुआ था, यानी 24 मई 1954 को बेंद्रीपाल का जन्म हुआ था। और बेंद्रीपाल के बारे में अगर बात करें तो साल 1984 में उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को छुआ था। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। वो एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतराही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, मेवाड़ के किस राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष किया, यानी पूरे जीवन संघर्ष किया। हमारे पास ऑप्शंस है महाराणा प्रताप, उदय सिंह, राणा सांगा और महाराणा कुंभा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप याद रखेंगे, महाराणा प्रताप जो हमारे उन्होंने आजीवन संघर्ष किया था। मेवाड़ के किस राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो याद रखेंगे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 9 मई 1540 को उनको जन्म हुआ था और 19 जनवरी 1597 में उनका निधन हुआ। और मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। इस पॉइंट को याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में गन्ना सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन है, भारत में गन्ना सबसे अधिक होता है। गन्ना को हम ऊख के नाम से भी जानते हैं। हमारे पास ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में गन्ना की सबसे अधिक फसल होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय अधिकांश भारतीय राज्य में गन्ना की खेती की जाती है, पर उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। उसके बाद महाराष्ट्र में उत्पादन होता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, सबसे अधिक जो अपना गन्ना का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था। अपने को बंगाल का शेर कहा था। हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, यानी भारत में कृषि का प्राचीनतम यानी पुराना साक्ष्य कहाँ से मिलता है। हमारे पास ऑप्शन है हड़प्पा, मेहरगढ़, सरायनहार और बुर्जहोम। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी याद रखेंगे, मेहरगढ़ के बारे में अगर आपको बता दें, मेहरगढ़ पुरातत्व दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है जहां नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले। यह स्थान वर्तमान बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के कच्ची मैदान क्षेत्र में है। यह स्थान विश्व के उन स्थानों में से है जहां
प्राचीनतम कृषि के और पशुपालन के संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस अवशेषों से पता चला कि यहाँ के लोग गेहूँ और जौ की खेती करते थे तथा भेड़ और बकरी एवं अन्य जानवर पालते थे। तो इस क्वेश्चन का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मेहरगढ़। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? यानी फर्स्ट टाइम अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? हमारे पास ऑप्शन है 1929, 1927, 1921 और 1932। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1929। याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1929 में बने थे। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी याद रखेंगे, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले इज़ द राइट आंसर। और इस क्वेश्चन के रिलेटेड एक पॉइंट हम याद रख सकते हैं, सत्यशोधक समाज, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है। तो इसका अर्थ होता है सत्य अथवा सच की खोज करने वाला समाज। 24 सितंबर सन 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक पंथ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ज्योतिबा फुले। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी? नेली सेन गुप्ता, सरोजनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट और राजकुमारी अमृत कौर। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीमती एनी बेसेंट। याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन के रिलेटेड एक और छोटा सा हम पॉइंट ऐड करना चाहेंगे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी। तो इस क्वेश्चन में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर पहली भारतीय पूछा जाए तो सरोजनी नायडू होगा, और पहली कांग्रेस प्रथम महिला अध्यक्ष की बात हो तो श्रीमती एनी बेसेंट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान शब्द का फर्स्ट टाइम जो प्रयोग किया गया वो कहाँ किया गया था? तो हम इस दोनों क्वेश्चन को इसमें कवर करेंगे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चौधरी रहमत अली द्वारा पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। और ये जो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये जब पढ़ रहे थे अपने चौधरी रहमत अली, तब ये फर्स्ट टाइम पे यूज़ किया गया था। और ये पाकिस्तान शब्द का जन्म 1933 यानी 1933 में फर्स्ट टाइम ये पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे और इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन शहरों के बीच हुआ था? यानी भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन शहरों के बीच हुआ था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है सभी को इसका आंसर पता होगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बम्बई और थाने के बीच हुआ था। भारत में प्रथम रेल कब चली, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा 16 अप्रैल 1853, यानी 16 अप्रैल 1853। याद रखेंगे, 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेल चली थी। और भारत की पहली रेल कहाँ चली? मुंबई और थाने के मध्य में चली थी। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? ये भी पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट टाइम जो रेल चली थी उसका उद्घाटन या शुभारंभ किसने किया था? तो इस क्वेश्चन के लिए हम याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी याद रखेंगे, जो इन्होंने प्रथम रेल जो हमारा भारत में चला था उसका शुभारंभ किया था। तो चलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1921,
1929, 1931 और 1933 हमारे पास ऑप्शंस हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1931, यानी 1931 में समझौता हुआ था। महात्मा गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत में, भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस क्षेत्र में हुआ? यानी जो भक्ति आंदोलन था उसकी शुरुआत भारत में किस क्षेत्र से हुआ? उत्तरी भारत से, दक्षिणी भारत से, पूर्वी भारत से और पश्चिमी भारत से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये आरआरबी में एक बार पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से लेंगे और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, दक्षिण यानी दक्षिणी भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इस क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा मैं कि ये क्वेश्चन आरआरबी में भी पूछा गया है और एसएससी में भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। उन सभी क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब करूँगा। और हमारे पास ऑप्शन है खिलजी, तुगलक, सैयद और गौरी, हमारे पास ऑप्शन है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, तुगलक। तुगलक याद रखेंगे। सबसे लंबी अवधि तक किसने वंश ने शासन किया था दिल्ली पे? तो वो होंगे तुगलक। और इस क्वेश्चन में एक छोटा सा जो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट हम ऐड करेंगे, तो वो पॉइंट है अपना कि दिल्ली सल्तनत के 5 वंश जो निम्नलिखित मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से थे जिन्होंने दिल्ली पे शासन किया। खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अब इनका जो वंश जो इन्होंने शासन किया, उनका जब शासनकाल मैं बता रहा हूँ, गुलाम वंश जो था वो 1206, गुलाम वंश 1206 से 1290 तक इन्होंने शासन किया दिल्ली पे। और जो हमारा खिलजी वंश थे वो 1290 से 1320 तक उनका शासन रहा दिल्ली पे। और जो हमारा अगला तुगलक वंश ने जब हमारे दिल्ली पे शासन किया, उसका जो हमारा है 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक इन्होंने दिल्ली पे सल्तनत पे इन्होंने शासन किया। और जो हमारे लोदी वंश थे वो 1451 से 1526 तक उन्होंने दिल्ली सल्तनत पे अपना शासन किया। तो इस पॉइंट को, सभी पॉइंट को याद रखेंगे। और दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किसने अपना शासन किया, किस वंश ने शासन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुगलक वंश याद रखेंगे। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भू राजस्व की दर किसके शासनकाल में सर्वाधिक थी? भू राजस्व की दर किसके शासनकाल में सर्वाधिक थी? यानी उस भू राजस्व को हम जमींदारी के नाम से भी जान सकते हैं अगर आम भाषा में बात करें तो। हमारे पास ऑप्शंस हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी याद रखेंगे। भू राजस्व की दर किसके शासन में सर्वाधिक थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक सिक्के किसके काल में मिले? यानी सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले? गुप्त काल के, मौर्य काल के, मुगल काल के, वैदिक काल के। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मौर्य काल याद रखेंगे। सबसे अधिक सिक्के किस काल के मिले हैं? तो मौर्य काल के। ऑप्शन बी याद रखेंगे, मौर्य काल में सबसे अधिक सिक्के मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखन में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? ऑप्शन है हमारे पास महेंद्र, तीवर, जालौक, कुणाल। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, तीवर याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
सिंधु सभ्यता के लगभग 1100 यानी 80% स्थल किस क्षेत्र में अवस्थित हैं? सिंधु सभ्यता के लगभग 1100 यानी 80% स्थल किस क्षेत्र में अवस्थित हैं? हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिंधु और गंगा के विहित प्रदेशों में। ऑप्शन सी याद रखेंगे, सिंधु और गंगा के विहित प्रदेशों में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन में एक छोटा सा मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जो भारतीय समाज सेवी संगठन रामकृष्ण मिशन की स्थापना साल 1890 में की गई थी। 1 मई 1890 याद रखेंगे, 1890 में इसकी स्थापना की गई थी। 1 मई 1890 याद रखेंगे। चलिए, और मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, जो कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इस चीज़ को भी हम याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया था। उसके अंतर्गत इसमें जो प्रतिबंध लगाया गया और इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। तो हम इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1829 याद रखेंगे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 4 दिसंबर 1829 याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जल नीति के लिए बैठक किस शहर में आयोजित की गई? राष्ट्रीय जल नीति के लिए बैठक किस शहर में आयोजित की गई? हमारे पास ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मुंबई याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, रामानंद को, शंकराचार्य को, चैतन्य महाप्रभु को और रामानुज को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शंकराचार्य याद रखेंगे। भक्ति आंदोलन के आदि पुरुष शंकराचार्य को कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अखंड भारत का संपादन किसके द्वारा किया गया? यानी पूरे भारत का संपादन किसके द्वारा किया गया? हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जय नारायण व्यास रखेंगे याद। अखंड भारत का संपादन जय नारायण व्यास द्वारा किया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सहायक संधि किस रियासत ने की थी? प्रथम सहायक संधि किस रियासत ने की थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शन है हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। हैदराबाद जो रियासत है उसने प्रथम बार मतलब पहली बार सहायक संधि की थी। और ये जो संधि हुई थी उसका जो अपना ये इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, हैदराबाद ने प्रथम सहायक संधि कब की थी? साल भी पूछा जा सकता है, तो वो 1798 यानी 1978 याद रखेंगे। हैदराबाद ने प्रथम सहायक संधि 1798 में किया था। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना।
और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मीरा कुमारी। मीरा कुमारी याद रखेंगे। मीरा कुमारी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी और ये लोकसभा अध्यक्ष यानी मीरा कुमारी प्रथम महिला जो लोकसभा अध्यक्ष बनी थी वो कब बनी थी, तो इसको भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसका जो आंसर होगा 2009 में प्रथम यानी पहली बार लोकसभा अध्यक्ष जो लेडीज़ बनी थी वो 2009 में बनी थी और उनका नाम श्रीमती मीरा कुमारी था। और इनका जो कार्यकाल रहा यानी जो मीरा कुमारी का जो कार्यकाल रहा वो 2014 तक रहा। तो ये भी याद रखेंगे, इन्होंने कार्यकाल कब संभाला, 2009 में, और इनका कार्यकाल कब तक रहा, 2014 तक रहा। इसी दौरान उन्होंने बिहार राज्य के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व भी किया। तो इस पॉइंट को भी हम याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीरा कुमारी। देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम मीरा कुमारी। तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।